आगे हम लोग देखेंगे बोरेक्स या फिर सुहागा का केमिकल प्रॉपर्टी या फिर रासायनिक गुण। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है जल के साथ बोरेक्स का रिएक्शन। तो जब इसका जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, माने कि जल अपघटन कराया जाता है, तो उस स्थिति में यह जल अपघटित होकर के सोडियम प्लस आयन, यहाँ का जो सोडियम है सोडियम प्लस आयन के रूप में टूटेगा। H2O का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH माइनस आयन के रूप में टूटता है और साथ ही साथ बोरिक अम्ल प्राप्त होगा और उसके बाद जल का अणु वहां से बाहर निकलता है। तो ये पहला हो गया जल के साथ रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में। दूसरा देखते हैं हम लोग क्षार के साथ रिएक्शन। तो क्षार के साथ जब रिएक्शन होता है तो सोडियम मेटाबोरेट का निर्माण होगा और सोडियम मेटाबोरेट का सूत्र होता है NaBO2। तो सोडियम मेटाबोरेट जो है NaBO2 के रूप में जब क्षार के साथ बोरेक्स का रिएक्शन कराते हैं उस स्थिति में ये प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। अगला इसका रिएक्शन है एथेनॉल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो जो एथेनॉल है C2H5OH, उसके साथ जब इसको रिएक्शन कराया जाता है तो वहां से क्या होगा, हरे कोर की ज्वाला निकलेगी और ज्वाला निकलते हुए वहां पे जलने वाला रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो जलती हुई प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसका नाम होता है ट्राईएथिल बोरेट। तो जो ट्राईएथिल बोरेट है इसका सूत्र है BOC2H5 ट्राइस। इसमें 3 ठो एथिल ग्रुप है और 1 ठो बोरान है। तो 3 ठो एथिल ग्रुप होने के कारण इसको ट्राईएथिल और बोरान है तो बोरेट। इस प्रकार से यहाँ पर ट्राईएथिल बोरेट का निर्माण होगा। आगे देखते हैं अम्ल के साथ रिएक्शन। तो जब बोरेक्स या फिर सुहागा का अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है HCl या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से हो सकता है। तो इन दोनों में अल्प मात्रा में विलय होगा और अल्प मात्रा में विलय होकर के आर्थोबोरिक अम्ल का निर्माण करता है। आगे देखते हैं हम लोग ऊष्मा का प्रभाव। तो बोरेक्स को जब ऊष्मा के संपर्क में लाएंगे या फिर गर्म करेंगे तो यह क्या होगा, जो बोरेक्स में क्रिस्टलीय रूप में जल पाया जाता है। ये बोरेक्स का सूत्र है जिसमें 10 जल का अणु पाया जाता है। तो जब इसको गर्म कर देते हैं तो जल का अणु वाष्प बन के ऊपर उड़ के बाहर निकल जाएगा और यहाँ से केवल बोरेक्स का शुष्क अवस्था में हमको पारदर्शी मणिका के रूप में प्राप्त होगा। तो इसका जो जल है जो क्रिस्टलीय अवस्था में पाया जाता है वो वाष्पित होकर के ऊष्मा के प्रभाव से बाहर निकल जाता है और पारदर्शी मणिका का निर्माण हो जाता है जिसका सूत्र होता है NaBO2। यही है जो पारदर्शी मणिका कहलाएगा। अब इसका हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो जो बोरेक्स है उसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें बीच में ऑक्सीजन का अणु पाया जाता है। इसमें बीच में पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 4 जो कोने हैं चारों कोने पे इस प्रकार से ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद इन दोनों ऑक्सीजन से एक बोरान जुड़ेगा और इन दोनों ऑक्सीजन से एक बोरान यहाँ पे जुड़ेगा। उसी प्रकार इन दोनों से एक बोरान यहाँ जुड़ता है और इन दोनों से एक बोरान यहाँ पे आकर के जुड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो OH माइनस आयन के रूप में जुड़ता है एक ठो OH। तो ये जो माइनस आयन है बोरान पे आएगा और यहाँ पे OH एक ठो जुड़ेगा। उसके बाद इस बोरान से एक ठो OH और इस बोरान से एक OH जुड़ा रहता है। तो यह है हम लोग का बोरेक्स या फिर सुहागा का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो B डाली थी यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन होगा और ये ऑक्सीजन इन दोनों बोरान से ऐसे जुड़ा रहेगा। तो यह बोरेक्स का स्ट्रक्चर जिसमें बोरान की संख्या 1 2 3 4 ठो है। ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9। यहाँ से ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हुआ, फिर 6 7 8 9 ठो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे
उपयोग आता है आगे, तो बोरेक्स का जो उपयोग है सुहागा मणि का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग प्रैक्टिकल में करते हैं, तो इसको बोरेक्स बीड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, एनेमेल के तथा मिट्टी के बर्तनों को चमकदार परत लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मोमबत्ती उद्योग में होता है इसका उपयोग। पायरेक्स कांच जैसे उष्मारोधी कांच के निर्माण के लिए इसका यूज करते हैं। लॉन्ड्री के जो कपड़े रहते हैं उसको धोने के लिए तथा उसमें कड़ापन लाने के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। धातुओं को गलाने के लिए गालक या फिर फ्लक्स के रूप में बोरेक्स का उपयोग करते हैं। उसके बाद आगे आता है बोरिक अम्ल। तो जो बोरिक अम्ल है उसका सूत्र होता है H3BO3। इसको बोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसी का एक और सूत्र अगर इस रूप में नहीं लिखेंगे तो BOH3 के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, या फिर B2O3H2O के रूप में भी लिखते हैं। तो यह तीनों बोरिक अम्ल का ही सूत्र है जिसको अलग अलग रूप से लिखा गया है। सबसे पहले देखते हैं इसको बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में बोरान के यौगिकों का, जैसे बोरान का क्लोराइड है, बोरान का हाइड्राइड है, बोरान का नाइट्राइड है, इन तीनों का जब जल अपघटन करेंगे अलग अलग तो हर स्थिति में हमको बोरिक अम्ल प्राप्त होगा। और जब क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl गैस बाहर निकलेगी, और जब हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, और जब नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया प्राप्त होगी। दूसरा है बोरेक्स के द्वारा। तो अभी जो बोरेक्स हम लोग देखे जिसका स्ट्रक्चर है ये, इस स्ट्रक्चर के द्वारा जब इसका जल अपघटन किया जाता है किसमें, नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो वहाँ पे टेट्राबोरिक अम्ल प्राप्त होगा। और उस टेट्राबोरिक अम्ल का जब आगे जल अपघटन कराते हैं तो वहाँ से हमको बोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। आगे है खनिज कोलेमेनाइड से। तो जो खनिज के रूप में कोलेमेनाइड पाया जाता है जिसका सूत्र हम लोग देख चुके हैं पहले बनाने की विधि में, उसी से बोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। आगे इसका भौतिक गुण दिया हुआ है। यह ठोस रहता है, क्रिस्टलीय अवस्था में पाया जाता है, और यह जब इसको टच करेंगे तो साबुन के जैसा स्पर्श इसका महसूस होगा। यह ठंडे जल में अल्प विलेय रहता है, लेकिन जब गर्म करेंगे पानी को तो आसानी से उसमें विलेय हो जाएगा। तापक्रम में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं इनकी विलेयता का मान बढ़ते हुए जाता है। उसके बाद आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें अम्लीय प्रकृति पहले देखते हैं। तो इसकी अम्लीय प्रकृति में क्या होगा, बोरिक अम्ल दुर्बल प्रकार का मोनोबेसिक अम्ल होता है। मोनोबेसिक अम्ल माने केवल एक ठो OH- आयन को ग्रहण करेगा या फिर एक ही ठो हाइड्रोजन आयन को दान करेगा। तो एक हाइड्रोजन आयन दान करेगा तो मोनोबेसिक अम्ल कहलाएगा, या फिर एक ठो OH- आयन को ग्रहण करेगा तो मोनोबेसिक अम्ल कहलाएगा। तो ये मोनोबेसिक प्रकार का अम्ल होता है जो एक ठो OH- आयन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। दूसरा है ऊष्मा का प्रभाव। जब इसको गर्म किया जाता है किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, तो इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है और मेटाबोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो जो ये बोरिक अम्ल है H3BO3, यहाँ से क्या बन जाएगा, बोरिक अम्ल से मेटाबोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसका सूत्र है HBO2। जो HBO2 है ये है मेटाबोरिक अम्ल, तो इसलिए ऊष्मा के प्रभाव के कारण प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। आगे देखते हैं एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। तो जब इसको एल्कोहल से रिएक्शन कराया जाता है तो ट्राई एथिल बोरेट का निर्माण यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यह हो गया इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अब जो बोरिक अम्ल की संरचना है यह त्रिकोणीय प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसमें जो बोरिक अम्ल है उसका जो बोरान है बीच में रहेगा, और इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन जो ऋण आवेश के रूप में रहते हैं त्रिकोणीय संरचना के रूप में जुड़े रहेंगे। तो यह है बोरिक अम्ल में पाए जाने वाले BO3 3- आयन का स्ट्रक्चर।
आगे इसका उपयोग दिया हुआ है, जिसमें देखेंगे कि ये प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग आता है। आँख को धोने के लिए, एनिमल मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, दूध में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए इसका उपयोग, और तापरोधी कांच के बर्तन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे है बोरान के हाइड्राइड। तो जो बोरान के हाइड्राइड हैं उसमें क्या होगा, जब बोरान हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके यौगिक का निर्माण करेगा तो बोरान के हाइड्राइड कहलाते हैं। जो हाइड्राइड है इनको दो श्रेणी में बांटा गया है। एक रहता है निडोबोरेन श्रेणी और दूसरा रहता है निडोबोरेन श्रेणी पहला रहेगा और दूसरा रहेगा अरेक्नोबोरेन श्रेणी। तो जो निडोबोरेन श्रेणी है इसका सूत्र होगा BnHn+4 और BnHn+6। तो दो प्रकार के बोरान की श्रेणी देखने को मिलेंगे। पहला है निडोबोरेन श्रेणी, जिसमें BnHn+4 इसका सामान्य सूत्र होगा, और अरेक्नोबोरेन श्रेणी में BnHn+6 से इसका सामान्य सूत्र पाया जाता है। तो जो निडोबोरेन श्रेणी है उसमें क्या होगा, जितना बोरान की संख्या रहेगी हाइड्रोजन की संख्या उससे 4 ज़्यादा होती है, और अरेक्नोबोरेन श्रेणी में जितना बोरान की संख्या रहेगा उससे हाइड्रोजन की संख्या 6 ज़्यादा पाई जाएगी। तो ये दोनों इसका एग्जाम्पल है। इसमें देख लेते हैं। तो B5H9 इसका सूत्र, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा B5H9, जिसमें बोरान 5 है और हाइड्रोजन 5 से 4 ज़्यादा माने कि 9 है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें B6H, अगर अरेक्नोबोरेन श्रेणी का उपयोग B6H12 हो जाएगा तो इसमें बोरान 6 है, तो 6 ज़्यादा माने कि 12 हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो इस प्रकार से दो श्रेणी में इसके बोरेन पाए जाते हैं। इसको बनाने की विधि, तो एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड के साथ जब बोरान के ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन कराया जाता है ईथर की उपस्थिति में, तो वहां से डाइबोरेन प्राप्त होता है। और डाइबोरेन का सूत्र होता है B2H6। यह है डाइबोरेन, जिसको परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद है डाइबोरेन बनाने की अगली विधि, कि जब इसका विद्युत विसर्जन किया जाता है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में, तो भी बोरान के हैलाइड से डाइबोरेन प्राप्त होगा। व्यापारिक मात्रा में इसको सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको प्रयोगशाला में बनाना चाहेंगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ आयोडीन गैस प्रवाहित करके डाइग्लाइम की उपस्थिति में डाइबोरेन प्राप्त हो जाएगा। और मैग्नीशियम बोराइड पर फास्फोरिक अम्ल की रिएक्शन से भी डाइबोरेन प्राप्त होता है। तो ये हो गया डाइबोरेन बनाने की विधि। उसके बाद डाइबोरेन के फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर भौतिक गुण को दिया हुआ है। तो जो डाइबोरेन एक दुर्गंध युक्त, रंगहीन और अत्यंत विषैली गैस रहता है। इसका गलनांक 180 केल्विन पाया जाता है। यह अत्यंत ज्वलनशील प्रकृति का रहता है, इसलिए इसको वायु में खुला नहीं छोड़ा जाता है। जब इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो आग पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी डाइबोरेन का। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जब डाइबोरेन को गर्म किया जाता है, बंद नली में एक नली लेंगे, उसमें डाइबोरेन को लेंगे और उस नली को गर्म करेंगे, कितना 375 से 575 केल्विन टेम्परेचर पे। तो जो डाइबोरेन है वह स्थायी अवस्था में रहने के कारण अन्य प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण वहां से करता है। उसके बाद अगला है, इसका जब जल अपघटन किया जाता है तो बोरिक अम्ल प्राप्त होगा। जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो बोरिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। जब डाइबोरेन को हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोडाइबोरेन का निर्माण हो जाएगा। अगर अन्य हैलोजन से क्रिया कराएंगे तो हैलोडाइबोरेन का निर्माण होगा।
अब अगला है अमोनिया से अभिक्रिया। तो जब डाइबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से डाइबोरेन और अमोनिया आपस में जुड़ करके एक लुईस साल्ट का निर्माण करेंगे, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता पाई जाएगी। उसके बाद है आगे दिया हुआ है अकार्बनिक बेंजीन या फिर बोरेजीन। तो जो बोरान पढ़ रहे हैं उसी में अकार्बनिक बेंजीन या फिर बोरेजीन के नाम से एक यौगिक आता है, जिसका सूत्र होता है B3H6 और यहाँ पे जो N की संख्या रहेगी वह रहता है 3। जैसे बेंजीन का सूत्र है C6H6, तो इसमें क्या होगा, जो 6 कार्बन है उसकी जगह पे 3 बोरान और 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेंगे और 6 हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इसमें कार्बन अब्सेंट रहता है, इसलिए इसको अकार्बनिक बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है और इसी को बोरेजीन भी कहा जाता है। इस बोरेजीन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो बोरान, फिर यहाँ पे बोरान, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। जिस प्रकार बेंजीन का 6 फलकीय स्ट्रक्चर रहता है, बेंजीन रिंग का जैसे संरचना रहता है वैसी संरचना इसमें भी पाया जाएगा और हर से एक हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको बोलेंगे बोरेजीन या फिर अकार्बनिक बोरेन के नाम से जाना जाता है। अकार्बनिक बेंजीन के नाम से इसमें देखेंगे तो जो डबल बंद सिंगल बंद नहीं पाया जाएगा, लेकिन हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पाया जाता है। तो यह है अकार्बनिक बेंजीन या फिर बोरेजीन का स्ट्रक्चर। और इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको जब ये कहीं पे दान करेगा यहाँ पे, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे डबल बंद आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो बंद के रूप में पाए जाएंगे और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण इसमें धन आवेश और डबल बंद कहीं कहीं पे आएगा जब इसमें अनुनादिक संरचना देखेंगे। तो उसके बाद आगे इसका रिएक्शन दिया हुआ है अन्य लुईस क्षारों के साथ। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डाइबोरेन का रिएक्शन होता है तो BH3CO का निर्माण होगा। ट्राइमेथिलेमिन के साथ जब इसको रिएक्शन करेंगे तो योगात्मक प्रकार का यौगिक निर्माण होता है। हेलोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वहां से हेलो डाइबोरेन का निर्माण होगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं धातु हाइड्राइडों के साथ रिएक्शन। तो जिस भी धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे उसके साथ वह एक योगात्मक यौगिक का निर्माण करेगा। आगे देखते हैं डाइबोरेन की संरचना, जिसको परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो बोरान रहता है उसमें यहाँ पे 2 बोरान है, इसलिए डाई और बोरान है तो बोरेन। तो डाइबोरेन इसलिए कहा जाता है इसमें क्योंकि इसमें बोरान की संख्या 2 है। तो जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डाइबोरेन का, तो यहाँ से बोरान के 2 परमाणु बीच में रहेंगे और जो 6 हाइड्रोजन है, इस बोरान के बगल में 2 हाइड्रोजन, इस बोरान के बगल में 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन बचा है, ये 2 और 2 4 हुए, 2 बचा है, 1 हाइड्रोजन ऊपर, 1 हाइड्रोजन दोनों के बीच में नीचे। अब इन दोनों के साथ स्थायी रूप से बंध बनेगा और इस हाइड्रोजन के साथ अस्थायी प्रकार का बंध पाया जाता है। इस बंध को डेल्टा डैश से दर्शाया जाता है। अब इसमें बंध कोड देखेंगे तो इस हाइड्रोजन बोरान और हाइड्रोजन के बीच 120 अंश का बंध कोड पाया जाएगा और इस हाइड्रोजन बोरान हाइड्रोजन के बीच 120 अंश का बंध कोड रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बोरान हाइड्रोजन का 97 डिग्री रहेगा। इस बोरान और हाइड्रोजन के बंध की लंबाई 119 पिकोमीटर पाई जाएगी और यहाँ पे यह जो बंध बना हुआ है इसको ब्रिज या फिर पुल जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड जैसे रहता है वैसी इसको ब्रिज हाइड्रोजन भी कहेंगे।
क्योंकि यह पुल के समान दोनों बोरान को आपस में जोड़ करके रखता है, तो इसको ब्रिजिंग हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3 तीन ठो परमाणु जुड़ा है, नीचे भी 1, 2 और 3 ठो परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 3C का मतलब है सेंटर, माने 3 ठो केंद्र वाला बंध बोलेंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 2 ठो पाई जाती है, तो इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बंध भी कहा जाता है। यहाँ पे 3 ठो परमाणु है, इसलिए 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ठो है केवल, इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला इसको बंध भी कहेंगे। और इस बंध को केला बंध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये केले के समान इस प्रकार से स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पे HB का मतलब है, B का मतलब है ब्रिजिंग, तो ये ब्रिजिंग प्रकार का ब्रिज जैसे पुल रहता है वैसे यहाँ पे बंध का निर्माण होता है, इसलिए इसको ब्रिजिंग हाइड्रोजन भी कहेंगे। तो यह है डाइबोरेन की संरचना, जिसमें बोरान में sp3 संकरण पाया जाएगा। यहाँ पे तो जो sp3 संकरित कक्षक हैं 1, 2, 3 ठो यहाँ पे कक्षक के, चौथा कक्षक हुआ, 4 कक्षक इसमें बनेंगे और 4 कक्षक इस बोरान में बनेंगे, क्योंकि sp3 संकरण से 4 कक्षक बनता है। तो इसका 4 कक्षक इस प्रकार से बनेगा, 1, 2, 3, 4। इस बोरान का 1, 2, 3, 4 कक्षक, और इसका जो एक कक्षक है, एक कक्षक ऊपर और एक कक्षक नीचे ओवरलैपिंग करके यहाँ पे केला बंध का निर्माण करेंगे। उसके बाद डाइबोरेन का उपयोग दिया है, जिसको आप लोग पढ़ लेना, बुक में मिल जाएगा। उसमें दिया हुआ है कि रॉकेट ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्राइड बनाने के लिए किया जाता है, और अपचायक के रूप में डाइबोरेन का उपयोग करते हैं। जो हाइड्रोजन को दान कर सकते हैं वह अपचायक का काम करते हैं। तो डाइबोरेन में 6 ठो हाइड्रोजन है, जिसको ये दान करने की क्षमता रखता है, इसलिए अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है बोरान, एल्यूमिनियम तथा उनके यौगिकों के उपयोग। तो जो 13 नंबर का ग्रुप पढ़ रहे थे हम लोग आवर्त सारणी में, उसमें बोरान, एल्यूमिनियम आता था, उसके यौगिक के बारे में हम लोग अभी तक इस चैप्टर में पढ़े हैं। उन सब का जो उपयोग है उसको यहाँ पे शब्दों में दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद यह चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें का कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, और यहाँ पे जो लास्ट में उपयोग दिया है उसको पढ़ लेना। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में जो पी ब्लॉक के तत्व का 2nd चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, और पी ब्लॉक के जो अन्य ग्रुप हैं उनके बारे में डिटेल से उसमें वर्णन मिलेगा, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यही तक।